सानवी रूहान एपिसोड 13। सानवी अपनी आंखें छोटी करके रूहान को देखने लगी, जिसे देख रूहान ने उसे देखते हुए उसके नाक को खींच लिया। उसकी हरकत देख सानवी और ज्यादा चिढ़ गई और नाराज होते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं राणा जी। जब से देख रही हूँ बस चिढ़ाए जा रहे हैं। उसके बात सुनकर रूहान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चलो अब नहीं छेड़ता, अब उस पर ध्यान देते हैं जिसके लिए हमने इतना ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया है। उसकी बात सुनकर सानवी धीरे धीरे बेड पर पीछे की तरफ खिसकने लगी, जिसे देख रूहान भी उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों को सांसें फिर से तेज हो गई थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में डूबे जा रहे थे। कुछ ही पलों में सानवी बेड के पीछे जाकर बैठ गई और रूहान को घबराई हुई नजरों से देखने लगी, जिसे देख रूहान उसकी तरफ बढ़ गया और उसके माथे को चूमते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, माऊ डरो मत, बस गहरी गहरी सांसें लो और खुद को शांत करो। रूहान की बात सुनकर सानवी ने बिल्कुल वैसा ही किया, तो उसे काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस हुआ और वो ठीक से बैठ गई, जिसे देख रूहान ने उसे अपनी नशीली आंखों से देखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सानवी उसके गोद में जा बैठी। रूहान ने उसके कमर पर अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके गर्दन को चूमने लगा, जिससे सानवी के मुंह से हल्की हल्की आहें निकलने लगी। उसकी वो उत्तेजित करने वाली आवाज सुनकर रूहान काफी ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। उसने झट से सानवी के गर्दन को पकड़ लिया और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे चूमने लगा। धीरे धीरे उसकी किस हद से ज्यादा वाइल्ड होती जा रही थी, जिससे सानवी की पकड़ उसके कंधों पर कसती जा रही थी। जब सानवी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो रूहान ने उसे धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और फिर उसके ऊपर चढ़ते हुए बोला, तेरी इन नजरों में ना जाने कैसी कशिश है, तेरी इन नजरों में ना जाने कैसी कशिश है। तू मेरी माऊ है और मैं तेरा राणा जी। चलो दोनों मिलकर आज मचाते हैं तबाही पर तबाही। या मेरे कयामत की रानी, तुझे अपने जिस्म के इन आंचल में ओढ़ लूं और तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूं। कहते हुए रूहान ने धीरे से उसके पल्लू को उसके कंधे पर से हटा दिया और उसके गर्दन में अपना मुंह छुपाकर धीरे धीरे दोनों की सांसें तेज होती चली जा रही थी। रूहान धीरे से नीचे की तरफ आते हुए सानवी के पेट की तरफ आ गया और उसके गोरे पेट को धीरे से चूमते हुए आहें भरने लगा। उसने धीरे से सानवी के पेट पर अपनी जुबान घुमाई और उसे दांतों के बीच फंसाते हुए उसके स्किन को थोड़ा सा खींच लिया, जिससे सानवी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और उसके मुंह से आह निकल गई, जिसे सुनकर रूहान का रोम रोम खड़ा हो गया। उसी खुली फिजाओं में सानवी के कहराने की गूंजने लगी। रूहान ने उसके शरीर पर जगह जगह पर बाइट के मार्क्स छोड़ दिए थे और सानवी बुरी तरीके से लाल हो गई थी। उसके इस मीठे छुअन से सानवी खुद को बहकाने से रोक नहीं पा रही थी। रूहान ने अपने इस खूबसूरत से मोमेंट को अपनी यादों में, अपनी पलकों में समाये हुई उन दोनों के ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ लिया। रूहान धीरे धीरे सानवी के अंदर समा रहा था, जिस कारण सानवी की दर्द भरी चीखें और आहें उस जगह पर गूंज रही थी। जब सानवी रिलैक्स हुई, रूहान ने अपनी कमर तेज गति से हिलाना शुरू कर दिया। अब वहां पर सानवी की मादक सिसकारियां गूंज रही थी, जिस कारण रूहान और ज्यादा उत्तेजित हो रहा था और उसकी तेज हो रही थी। आखिरकार खुले चांदनी आसमान के नीचे दोनों जिस्म एक जान बन गए थे। सानवी की सिसकारियां चारों तरफ गूंज रही थी, उसकी आंखें हल्की नम थी। उसने रूहान की पीठ को बहुत कसकर पकड़ रखा था। आज फाइनली रूहान ने अपने माऊ को अपना बना लिया था, सिर्फ मन से ही नहीं तो तन से भी। आज उसकी माऊ उसकी हो गई थी। आज तक जिस चीज की उसमें अंदर कमी थी उसे फाइनली मिल गई थी। उसका वजूद आखिरकार उसका वजूद ही बनकर रह गया था और वो आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। आखिरकार इतने सालों बाद उसे नामर्द के टैग को उसने हटा दिया था और अब आगे जो तबाही मचाने वाली थी उसे तो दुनिया बेखबर ही थी। ना जाने रात के किसी पहर रूहान और सानवी एक दूसरे से अलग हुए। रूहान ने सानवी के माथे को चूम लिया, जिसे देख सानवी ने अपनी नींद भरी आंखों से उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर दी। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी क्योंकि रूहान ने उसे बहुत ज्यादा परेशान किया था।
रूहान ने भी सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी आंखें बंद कर दी और वहीं पर पड़ा रहा। आज उसके आंखों में नींद नहीं थी। वो बहुत ज्यादा खुश था और बार बार अपनी माँ को नजरें भरकर देखे जा रहा था। उसे उसके माँ के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था और वो धीरे धीरे उसके गालों को सहलाते हुए बहुत ही शिद्दत से अपनी जुनूनी भरी निगाहों से उसे देखे जा रहा था। सुबह के लगभग 4 बजे रूहान ने अपने कपड़े पहन लिए और फिर सानवी को ब्लैंकेट सहित गोद में उठाकर कमरे के अंदर चला गया। उसने ठीक से सानवी को बेड पर सुला दिया और फिर खुद भी उसके पास लेटकर उसे बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह 10 बजे के करीब रूहान की आंखें खुली तो उसकी नज़र सबसे पहले सानवी के ऊपर चली गई, जो आराम से सोई हुई थी। उसे देखकर रूहान ने उसके माथे को चूम लिया और फिर उठकर वॉशरूम में चला गया। 10 से 15 मिनट तक बात लेने के बाद रूहान ड्रेसिंग रूम में चला गया। उसने कैजुअल कपड़े पहन लिए और फिर उसकी नज़र वहां पर रखे सोफे के ऊपर चली गई, जिस पर व्हाइट चादर थी। रूहान अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए उस सोफे के पास जाकर खड़ा हो गया और उसने उस चादर को अपने हाथ में लिया तो उस पर रेड ब्लड का स्पॉट पड़े हुए थे, जिसे देखकर रूहान क्रूरता से मुस्कुराते हुए बोला, तुम सिर्फ मेरी थी और अब हमेशा के लिए मेरी ही रहकर रहो जाओगी। मेरी बिल्ली का बच्चा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है सिर्फ मेरी ही फर्स्ट नाइट नहीं, ये तुम्हारी भी फर्स्ट नाइट थी। सेकेंड नाइट में बहुत स्पेशल बनाऊंगा। तुम्हें कभी भी इस बात पर अफसोस नहीं होगा कि तुम हमेशा के लिए मेरी बन गई। कहते हुए रूहा ने उस चादर की घड़ी की और उसे ले जाकर एक जगह पर रख दिया जहाँ पर उसके और सानवी के कल रात के कपड़े रखे हुए थे। रूहान ने उस एक बैग में भर दिया और फिर उसे लॉक करते हुए उस बैग को चूमते हुए बड़ी जुनूनी आवाज में बोला, इस इश्क में या तो हम तबाह होंगे या सिर्फ तबाही ला देंगे। कहते हुए रूहान जोर जोर से खतरनाक तरीके से हंसने लगा। दूसरी तरफ बेंगलुरु, ज्योति वीरेन के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब वो अपने दोस्त सानू से जो मिलने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही थी। ज्योति खुश होकर खिड़की से बाहर देख रही थी। रात का वक्त था, जिस कारण चारों तरफ बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था और इस वक्त वहां का नजारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वीरेन उसके पास बैठा तिरछी नजरों से उसे देखे जा रहा था। लगभग 5-10 मिनट शांत रहने के बाद वीरेन ने बात को छेड़ते हुए उससे पूछा, वैसे मैंने सुना था अंकल से कि तुम कभी भी भाभी को अकेला नहीं छोड़ती, फिर इस बार क्या हो गया? वीरेन की बात सुनकर ज्योति, जो बाहर देख रही थी, उसका ध्यान वीरेन की तरफ चला गया और वो ठीक से बैठते हुए बोली, हाँ, ये सच था। आज तक हम दोनों कभी भी अलग नहीं हुए थे, लेकिन उस दिन राणा साहब आए तो। कहते हुए वो वीरेन को देखने लगी तो वीरेन ने अपने एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, लगता है तुम भूल रही हो सानवी अब उसकी बीवी है, उस हिसाब से वो तुम्हारे जीजू हो गए है ना? ज्योति ने अपने सर पर हल्की सी टपली मारते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। उसकी हरकत देख वीरेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, उस दिन क्या हुआ था? मतलब तुमने कैसे भाभी को जाने दिया? तुमने रोका नहीं रूहान को? वीरेन इतना ज्यादा कैजुअल बात कर रहा था मानो जैसे वो यूं ही बात को आगे बढ़ा रहा हो। उसकी बात सुनकर ज्योति बोली, हाँ, उन्होंने कहा उन्हें सानू को लेकर जाना है तो मैं कैसे रोकती ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वीरेन ने उसके मन की बात जानने की कोशिश करते हुए पूछा, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुम भी साथ चलोगे? वीरेन की बात सुनकर ज्योति ने छोटा सा चेहरा करते हुए कहा, उन्हें देखकर ही कितना ज्यादा डर लगता है यार, वो कितने दबंग पर्सनालिटी के आदमी हैं, इसलिए मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उसकी बात सुनकर वीरेन ने उसे छेड़ते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें उस मुझसे नहीं डर लगता? ज्योति ने उसे देखा और कहा, लगता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। वीरेन ने उसे देखकर पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? ज्योति ने एक नजर उसे देखा और फिर बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, पता नहीं। उसकी हरकत देख वीरेन ने अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन बोला, क्या सच में ये शर्मा रही है? वीर, लगता है तेरी यहाँ पर भी विकेट गिरेगी।
इन लड़कियों को क्यों समझ नहीं आता है कि ये लड़कियां हमारा वीक पॉइंट है। फोकस वीरेन, फोकस, सिर्फ काम पर ध्यान दे, वरना वो रूहान सिंह राणा तेरा पत्ता कट कर देगा। सोचते हुए उसने अपना गला साफ किया और कहा, अच्छा, तो तुम दोनों साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे ना, तो अब कैसे पढ़ाई करोगी? मतलब भाभी वहाँ, तुम यहाँ, अब तुम अकेले नहीं रह जाओगी? उसकी बात सुनकर ज्योति ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, अब जाऊंगी तब मैं जीजू से कहूंगी कि मैं सानू को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। प्रॉमिस किया है मैंने वैसा उसके बाबा साहब से। सानवी के बाबा साहब की बात आते ही वीरेन थोड़ा सतर्क हो गया और धीरे से बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, अच्छा, भाभी के बाबा साहब को तुमने प्रॉमिस किया है, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अच्छा ही है, अच्छा है, लेकिन तुम्हारी भी तो लाइफ है, कभी किसी दिन तुमने शादी कर ली तो तुम भाभी के साथ कैसे रहोगी? कहते हुए उसने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, जिससे ज्योति उसके बातों में आते हुए झट से बोली, अरे वो तो जमाई साहब ने कहा था कि कुछ भी हो जाए वो मेरे और मैं कभी अलग नहीं होंगे। मतलब वो कभी भी मुझे और सानू को अलग नहीं रहने देंगे। उन्होंने तो मेरे लिए भी लड़का ढूंढ कर रखा था जो हर वक्त उनके साथ रहता है। मतलब मैं भी हर वक्त सानू के साथ रहूंगी, लेकिन अब सब कुछ। कहते कहते ज्योति की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और वो शांत हो गई। उसने घबराहट के मारे एक नजर वीरेन को देखा, जो उसे शक भरी नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे, लेकिन ज्योति को उसका चेहरा पढ़ने को नहीं हो रहा था। इसलिए उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मेरा मतलब है कि हमने ऐसा सोच रखा था। कहते हुए ज्योति ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसके हाथ पैर हल्के हल्के कांप रहे थे, जिस बात को वीरे ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। फिर उसने आगे उससे कुछ नहीं पूछा और वो सिर्फ इतना ही बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भाभी के साथ रहना है तो तुम रह सकती हो। मैं करूँगा ना रूहान से बात। वैसे मेरे लिए तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भी तो पूरा दिन रूहान के साथ रहता हूँ। कहते हुए वो ज्योति के थोड़ा सा नजदीक खिसक गया, जिसे देख ज्योति एकदम से हड़बड़ा गई और हकलाते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? वीरेन ने उसके आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगा? ज्योति उसकी आंखों में खोए हुए बोली, हाँ, मुझे ऐसा ही लगा। उसकी बात सुनकर वीरेन ने हल्के से उसके गालों पर अपनी एक उंगली घुमाई और धीरे से अपनी सेडेक्टिव आवाज में बोला, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ज्योति ने अपने थरथराते हुए होठों से बोली, अभी के लिए तो कुछ भी इरादा नहीं है। वीरेन आगे भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और धीरे से बोला, सर, हम पहुंच गए। उसकी बात सुनकर ज्योति ने अपने होश में आई और उसे देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए साइड हटने की कोशिश करने लगी, जिसे देख वीरेन खुद उससे थोड़ा सा खींचकर साइड हो गया और बोला, चलो, आ गया एयरपोर्ट। कहते हुए वो गाड़ी से बाहर निकला। उसने अपने बालों में हाथ घुमाया और धीरे से बोला, ये रूहान का काम करते करते कहीं सच में यह लड़की मुझे पट ना जाए। इसे देखकर तो मेरी भी धड़कन बढ़ जाती है। ये पता नहीं क्या बवाल कर रखा है इस रूहान ने। खुद की तो शादी कर ली और मेरे लेने के देने कर रखे हैं। इसके काम के कारण अब तो ना किसी लड़की से मिल पा रहा हूँ, ना अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर पा रहा हूँ। ऊपर से ये आफत जो मुझे बहकाने पर तुली है। हे रूहान बाबा, तेरा जल्दी से काम हो जाए और मैं इस समस्या से छुटकारा पा लूं। कोई तो तथास्तु बोलो यार। कहते हुए वो एयरपोर्ट के अंदर चला गया और ज्योति उसके पीछे पीछे जाते हुए अपने मन में बोली, हे भोलेनाथ, कहीं हमने उल्टा सीधा तो कुछ नहीं कह दिया ना? अगर ऐसा है तो काका सा तो मेरी जान ही ले लेंगे। संभल कर रहना पड़ेगा इस बंदे से। कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी। दूसरी तरफ जहाज के अंदर रूहान इस वक्त जहाज के बालकनी में खड़ा था। उसके बदन पर सिर्फ एक ब्लैक पैंट थी और पैरों में स्लीपर। उसके ऊपर की बॉडी पर कुछ भी पहना हुआ नहीं था, जिस कारण उसकी पीठ पर का वह भेड़िया का टैटू आसमान के नीचे
सूरज की रोशनी से बहुत ज्यादा चमक रहा था। उसकी वो आकर्षक बॉडी इस वक्त बड़ी कातिल लग रही थी। रूहान का एक पैर शॉर्ट रेलिंग के ऊपर था और दूसरा पैर जहाज के फ्लोर पर था। उसके एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरा हाथ जहाज के रेलिंग के ऊपर था और वो दूर तक फैले समंदर को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर दूर से आते हुए एक जहाज पर पड़ी और उसकी आंखें एकदम से गहरी हो गई। उसने जल्दी से अपने जेब में से फोन निकाला और ब्राउन को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ से तुरंत ब्राउन ने फोन उठा लिया, जिसे देख रूहान ने अपनी करारी आवाज में पूछा, क्या अपडेट है? दूसरी तरफ से ब्राउन ने उसे कुछ कहा, जिसे सुनकर रूहान के आंखों एकदम से गहरी हो गई। देव इस वक्त टेरेस पर खड़ा था और दूरबीन से दूर तक देख रहा था। ब्राउन उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? देव ने दूरबीन को दूर किया और बोला, एपी। उसकी बात सुनकर ब्राउन बोला, तो इस बारे में अब हमें किंग बॉस को बताना पड़ेगा। लेकिन ये लोग शिप से कहाँ जा रहे हैं? और वो तो यहाँ पर भी नहीं। देव ने ब्राउन को देखा और फिर अपने आंखें छोटे करते हुए बोला, ये काम तुम्हारा है क्या? तुम भूल गए? लगता है किंग बॉस के हाथों से पीटेगा, तभी तुम्हें याद आएगा। ब्राउन ने उसे देखा और कहा, मैंने सब कुछ पता लगा लिया है और एपी इस शिप में नहीं है। हमें तो ये पता लगाना है कि शिप जा कहाँ रही है। देव ने उसके हाथ में दूरबीन थमा दी और कहा, तो पता लगा। कहते हुए वो टेरेस के नीचे आ गया और फिर रूहान के कमरे की तरफ जाकर उसने कमरे का दरवाजा नॉक किया। 5 मिनट बाद रूहान कमरे का दरवाजा ओपन कर दिया तो सामने देव को खड़ा देख उसने अपनी आंखें छोटी करके कहा, अगर इतना इम्पोर्टेंट बात थी तो कॉल करके डिस्टर्ब करने का क्या मतलब? उसकी दबंग आवाज सुनकर देव ने घबराते हुए कहा, किंग बॉस, वो एपी। उसकी बात सुनकर रूहान ने एक नज़र सानवी को देखा जो बेड पर आराम से सो रही थी। फिर देव को घूरते हुए बोला, मुझे आधी अधूरी अपडेट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए देव। क्या तुम भूल रहे हो? देव ने हड़बड़ाते हुए कहा, किंग बॉस, उस शिप में एपी नहीं है, लेकिन वो शिप इस दिशा में आ रही थी। अब उन्होंने अपना लोकेशन चेंज कर लिया है। रूहान ने अपनी करारी आवाज में उससे गुस्से से कहा, तो पता लगाओ। जब तक पूरी डिटेल्स नहीं मिल जाती यहाँ पर आना नहीं, और जल्द से जल्द मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। एक धमाका उसने किया था, अब एक धमाका मैं करूंगा। कहते हुए रूहान के चेहरे पर बहुत बड़ी डरावनी मुस्कान थी, जिसे देख देव के हाथ पैर लटपट करने लगे और उसने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, जी जी किंग बॉस। कहते हुए वो तुरंत वहां से चला गया। रूहान ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और फिर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और लैपटॉप पर कुछ करने लगा। लगभग 5 से 10 मिनट बाद उसके कानों में सानवी की कराह सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर उसने झट से अपना सर उठाकर उस तरफ देखा तो सानवी अपने पेट के नीचे हिस्से पर हाथ रखकर कराह रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और दर्द की लकीरें उसके चेहरे पर छाई हुई थी। रूहान ने जब ये देखा वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके पास जाते हुए अपने दबंग आवाज में बोला, माऊ, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सानवी ने जब रूहान की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली और गुस्से से रूहान को देखते हुए उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए बोली, नहीं, गाना गा रही थी। हौसी भेड़िया, इतना कौन परेशान करता है? ऐसे टूट पड़े थे जैसे कभी खाना ही ना मिला हो। हाँ भोलेनाथ, मैं तो मर जाऊंगी आज। उसकी बात सुनकर रूहान को थोड़ा सा बुरा लगा। फिर भी उसने सानवी को एक नज़र देखा और फिर उसे गोद में उठा लिया, जिसे देख सानवी एकदम से हड़बड़ा गई क्योंकि उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था। रूह जब रूहान ने यह देखा तो उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, माऊ, अब छुपाने की क्या जरूरत है? मैंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया है। सानवी ने गुस्से से उसे कहा, राणा जी, क्या बोल रहे हैं आप? अगर आपने सब कुछ देख लिया होगा तभी भी क्या हुआ? क्या आप मुझे ऐसे गोद में उठाओगे और कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कहते हुए सानवी की आवाज धीरे से बैठ गई थी, जिसे देख रूहान ने उसे एक लुक दिया और फिर बोला, अपनी आवाज नीचे माऊ। उसकी बात सुनकर सानवी का चेहरा एकदम से छोटा हो गया और वह अपने मन में बोली, क्या भेड़िया है? हौसी कहीं का मतलब काम बन गया तो अब डांट भी रहे हैं। और कल
कल तो उनका चेहरा देखने लायक था। क्या प्यार उमड़ आ रहा था, क्या शायरी गाई जा रही थी। ओहो, हे भोलेनाथ, कैसा आदमी दे दिया मुझे आपने। कहते हुए सानवी ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके रूहान को मन ही मन गालियां दे रही थी, जिसे देख रूहान उसके चेहरे पर बिल्कुल सामने अपना चेहरा ले जाते हुए अपनी मर्दाना आवाज में उससे कहा, माऊ बेबी, अगर मन ही मन गालियां देकर हो गई होगी तो फोकस करो मुझ पर, वरना कल रात की पनिशमेंट अभी मिल जाएगी। सानवी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और खिसियानी हंसी हंसते हुए बोली, हा हा हा, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ राणा जी, आप तो मेरे प्यारे राणा जी हैं। है ना राणा जी, मैं कैसे आपको कुछ बोल सकती हूँ। उसकी वो मीठी आवाज सुनकर रूहान का रोम रोम खेल उठा। उसने बेताबी से सानवी को देखा और फिर आह भरते हुए बोला, उफ माऊ, तुम मेरी जान लेकर ही मानोगी। उसकी हालत देख सानवी की आंखों में चमक आ गई और वो खुद से बोली, आ गए ना राणा जी हाथ में। अब तो मुझे अच्छा खासा राणा जी के कमजोरी के बारे में पता चल गया। कहते हुए वो मन ही मन मुस्कुराने लगी, लेकिन बेचारी इस बात से अनजान थी कि उसका जिस्म उसके राणा जी की कमजोरी नहीं थी, वो तो पूरी की पूरी उसकी कमजोरी थी। रोहन ने सानू को ले जाकर बाथटब में बैठा दिया, जिसमें गर्म पानी था। जैसे ही सानू गर्म पानी में बैठ गई, उसे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगा और उसने अपना सर बाथटब के कोने पर टिका दिया, जिसे देख रूहान ने अपने हाथों में शैम्पू लिया और उसके बालों का हल्का मसाज करने लगा, जिससे सानू को काफी अच्छा महसूस होने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रूहान उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रहा है और अभी उसके रूहान के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए आराम से उसके मसाज का मजा ले रही थी। 10-15 मिनट बाद रूहान ने सानवी को देखा तो सानवी आराम से सो गई थी, जिसे देख रूहान ने अपना सर हिला दिया और फिर उसके बालों को वॉश करके उसे गोद में उठा लिया और फिर हाथ में टॉवेल लेकर वो जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने हल्के हाथों से सानवी के बदन को पोंछना शुरू कर दिया। उसे ऐसे देख रूहान के ईमान डोल रहे थे, पर उसने खुद पर काबू कर रखा था, जिससे उसकी पकड़ सानवी पर कस गई थी, जिससे सानवी ने थोड़ी सी हलचल की, पर उसे इतनी गहरी ज्यादा नींद आ गई थी कि उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। रूहान ने उसे कपड़े पहना दिए और फिर उसे सोफे पर लेटाकर अपना काम करने लगा। आधे घंटे बाद उसने सानवी को आवाज लगाई, सानू बेबी, आंखें खोलो, उठ जाओ, अब तुम बहुत ज्यादा सो गई। सानवी ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल ली और अपनी आंखें किलकिली करते हुए उसने रूहान को देखा तो रूहान उसे एक नजर देखकर और फिर अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला, जाकर फ्रेश हो जाओ, लंच रेडी है। उसकी बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहा, क्या लंच का वक्त हो गया। रूहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम सो गई थी इतनी देर से, अब जाओ जल्दी। रूहान बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस था, जिस कारण उसे टाइम टू टाइम खाना लगता था और आज उसका शेड्यूल सानवी के कारण बिगड़ गया था। उसने सुबह ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था, जो कि सानवी के कारण रह गया था, और अब लंच को तो वो बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला था, इसलिए उसने सानवी को उठा लिया था। थोड़ी देर बाद सानवी भी फ्रेश होकर आई और उसके सामने खड़े होते हुए बोली, ये सब कुछ आपने किया ना। रूहान ने अपने लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए अपनी दबंग आवाज में पूछा, क्या किया मैंने। सानवी ने उसके पास बैठते हुए कहा, पहले आप मुझे देखिए, तब तो आपको पता चलेगा। रूहान ने एक नजर उसे देखा और फिर से लैपटॉप पर देखते हुए बोला, हाँ देख लिया, अब बताओ क्या किया मैंने। उसकी हरकत देख सानवी ने पहले तो गुस्से से मुंह फुला लिया, फिर उसे इग्नोर करते हुए बोली, जाने दीजिए, मुझे पता है सब कुछ आप ही ने किया है। रूहान ने लैपटॉप में देखते हुए ही कहा, अगर तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रही हो। सानवी ने उसे देखा और कहा, अब मैं क्या करूं। रूहान ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे शरारती नजरों से देखते हुए बोला, प्यार करो मुझसे माऊ। उसकी ऐसी बदली हुई आवाज सुनकर सानवी की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और उसने दूर खिसकते हुए बोली, हाँ अब काम कर रहे थे, तब तो मुझे भाव नहीं दे रहे थे, पर अब देखो कैसे आ गए गुल्लू गुल्लू करने। उसकी बात सुनकर रूहान ने उसे
के कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए पूछा, ये गुल्लू गुल्लू क्या होता है? सानू ने उसे एक नज़र देखा और कहा, मुझे नहीं पता। कहते हुए वो शर्माने लगी। रूहान ने उसे अजीब नज़रों से देखते हुए खुद के मन में बोला, लगता है बहुत बड़ा शब्द है, ढूंढना पड़ेगा। कहते हुए उसने जल्दी से लैपटॉप पर सर्च करना शुरू कर दिया। जब सानवी ने यह देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो अपने मन ही मन में बोली, सच में ये पागल इंसान अब ये सर्च करेगा? जब रूहान ने नेट पर सर्च किया तो उसे गुल्लू गुल्लू का अर्थ समझ आया और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी शरारती मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर सानवी को देखते हुए कहा, अच्छा चलो फिर करते हैं गुल्लू गुल्लू, प्यार वाली बातें और रोमांस मीन्स गुल्लू गुल्लू। कहते हुए उसके नजदीक आने लगा, जिसे देख सानवी ने अपने सर को जोर जोर से ना में हिलाते हुए कहा, भूख लगी है, भूख लगी है। तब तक उनका लंच भी आ गया था। दोनों ने भी शांति से लंच किया और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद रूहान सानवी को लेकर फिर से टेरेस पर चला गया। शाम हो गई थी और चारों तरफ हल्का अंधेरा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और इस खूबसूरत से मौसम में सानवी उस नज़ारे को एंजॉय कर रही थी और रूहान वहीं बैठकर अपना काम करते हुए सानवी से बातें कर रहा था। उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसे अपने बातों में उलझा रहा था। लेकिन सानवी भी कुछ कम नहीं थी, बिल्कुल भी उसके बातों में नहीं आ रही थी और उसे जितना ज़रूरी जवाब देना चाहिए उतना ही दे रही थी, जिससे रूहान ने इस बात को अच्छे से नोटिस कर लिया था। जिससे वो मासूम सी लड़की समझ रहा है, उसकी मासूम सी बिल्ली कुछ कम नहीं है। तभी वहां पर ब्राउन आते हुए अदब से बोला, किंग बॉस, हम 2 घंटे बाद यूरोप पहुंच जाएंगे। सानवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, अरे हम अब यूरोप क्यों जा रहे हैं? मुझे लगा हम बेंगलुरु जाएंगे। रूहान ने उसे एक नज़र देखा और कहा, तुम्हारा पति यहाँ, तुम्हारे पति का बिजनेस भी यहाँ, तो तुम बेंगलुरु जाकर क्या करोगी? सानवी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन रूहान ने उसे अपने होठों पर उंगली दिखाकर चुप रहने का इशारा किया और फिर ब्राउन को देखते हुए बोला, 2 घंटे बाद मतलब हम 8 बजे यूरोप पहुंच जाएंगे। ब्राउन ने जवाब देते हुए कहा, यस किंग बॉस। रूहान फिर कुछ सोचकर बोला, 9 बजे की मीटिंग है, उसकी तैयारी करो। उसके बात सुनकर ब्राउन की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई और वो बोला, लेकिन किंग बॉस, उन्हें तो हमने कल की डेट दी थी ना, फिर ऐसे अचानक, वो भी रात का वक्त। रूहान ने उसे गुस्से से देखा और अपनी दबंग आवाज में बोला, अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना है क्या नहीं? उसकी दबंग करारी आवाज सुनकर सानवी और ब्राउन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। ब्राउन ने अपना सर झुकाते हुए कहा, सॉरी बॉस। कहते हुए वो वहां से जाने लगा, जिसे सुनकर रूहान ने कहा, यस यू शुड से सॉरी। उसके बात सुनकर सानवी हैरान रह गई। रूहान का कहना बराबर था, ब्राउन को सॉरी कहना ही चाहिए। उसे अच्छे से पता था कब कहा, रूहान कैसे ऑर्डर देता है। फिर इस सवाल का क्या मतलब जो उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। उसके जाते ही रूहान ने सानवी को देखा और कहा, घर जाकर तुम आराम करो, कल सुबह कॉलेज है तुम्हारा। सानवी ने खुश होकर कहा, हाँ पता है मुझे, लेकिन एक बात तो हम भूल ही गए, हमने तो कुछ लिया ही नहीं, ना बुक्स लिए ना कुछ भी। रूहान ने उसे देखा और कहा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, बस तुम्हें क्या चाहिए कैसा चाहिए वो मुझे बता दो। एक काम करो, लिस्ट बनाकर दे दो, तुम्हें जो जो चाहिए वो सब कुछ आ जाएगा। सानवी ने अपना सर हिला दिया और कहा, ज्यादा महंगा मत लीजिए, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, अभी एडमिशन के भी आपको देने हैं। कहते हुए उसने अपनी उंगलियों पर हिसाब किया तो रूहान ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और खुद से बोला, मेरी बीवी होकर इतना सोचना, उफ माऊ, तुम्हें ये बात अभी तक याद है? उसने गहरी सांस ली और उसे कागज और पेन पकड़ा दिया, जिसे देख सानवी बोली,
इतनी तेज हवा में कैसे लिखूंगी? रूहान ने उसे इशारा करते हुए कहा, ठीक है, डिनर के बाद लिख लेना। सानवी ने उसे देखा और कहा, इतनी जल्दी डिनर? रूहान ने अपना लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ घूमकर उसके चेयर को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे सानवी एकदम से रूहान के सामने आ गई। वो रूहान ने उसे देखते हुए अपनी दबंग करारी आवाज में कहा, मुझे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट, 1 बजे लंच और शाम को 7 से 7:30 बजे डिनर करना होता है। इसलिए इस बात का तुम भी अच्छे से ध्यान में रखो। शेड्यूल सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी लागू है। सानवी ने घबराते हुए अपना सर हिला दिया और बोली, और कभी रात को भूख लगी तो? रूहान ने उसे एक नज़र देखा और कहा, सिर्फ हेल्दी फूड खाना है और कुछ नहीं। हेल्दी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अनहेल्दी खाना तो बिल्कुल भी नहीं। इस बात की तुम टेंशन ही मत लो। हमारे घर में अनहेल्दी खाना बनता भी नहीं है, इसलिए खाने में तुम्हें जो खाना है तुम सब कुछ मिलेगा। सानू ने छोटा सा मुंह किया और अपने मन में बोली, अब क्या खाने के लिए भी सोचना पड़ेगा? सानवी ने अपने मन में सोच रही थी कि तभी रूहान बोला, और हाँ, सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करनी है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक ऐड हो गया। फिर रूहान ने उसके चेहरे को देखते हुए अपनी करारी आवाज़ में कहा, और भी हैं जो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएंगी। अगर एक साथ कहा तो तुम्हारे दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं, इसलिए सब बातें को ध्यान में रखना सानू। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। बेचारी ना कहती तब भी फंसती और अब हाँ कहकर भी फंस गई। गुस्सा तो उसे बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन इस सन की आदमी के सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। तभी देव वहां आते हुए बोला, किंग बॉस, डिनर रेडी है। रूहा ने हाँ कहा और फिर वो दोनों भी डिनर करने के लिए चले गए। डिनर के बाद रूहान अपना काम कर रहा था और सानवी अपनी लिस्ट बना रही थी। बराबर 8 बजे उनकी शिप यूरोप के समंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। वहां से रूहान ने सानवी को घर ड्रॉप कर दिया था और फिर वो अपने मीटिंग के लिए चला गया। सानवी को बाहर से ही रूहान ने बाय कह दिया था। सानवी जब घर के अंदर आई तो सामने सोफे पर बैठी ज्योति को देख उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और वो चिल्लाते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अगर कोई गलती होती है पढ़ने में तो माफ़ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी के अगले एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला एपिसोड कल आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।